बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनरावृत्ति करा रही हूँ आपको पाठ 15 नीलकंठ की, और संक्षिप्त सी चर्चा पिछले अंश की करके मैं आगे बढ़ती हूँ कि वर्षा ऋतु नीलकंठ को बहुत प्रसिद्ध थी। जब वर्षा वसंत ऋतु आ जाती तो नीलकंठ का जाली घर में रहना बहुत कठिन हो जाता था। वो उमड़ते घुमड़ते मेघों को देखकर बिल्कुल प्रसन्न होकर मतवाला हो उठता था, और उसके स्वभाव का वर्णन करते हुए लेखिका ने ये कहा था कि नीलकंठ जो था, अगर उसने अपने आप को जीव जंतुओं का सेनापति बनाकर संरक्षक बना के रखा था और शिशु खरगोश को बचाने के लिए अगर वो सांप के खंड खंड टुकड़े टुकड़े भी कर सकता था, उसी पैनी और नुकीली चोंच से वो लेखिका के हाथों से चने उठा लेता था, या उन्हें देखकर मंडलाकार छाते को अपने पंखों को छाता के आकार में फैलाकर खड़ा हो जाता था, जिसे देखकर उनके साथ आए हुए अतिथियों ने तो उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि भी दे दी थी। और वसंत ऋतु में जब आम पर मंजरियां लग जाती थी, अशोक के नए नए लाल लाल पत्तों से पेड़ ढक जाता था, तब नीलकंठ को जाली घर में रोकना बहुत कठिन हो जाता था। मोर को प्रकृति के इस वातावरण से अत्यधिक प्रेम होता है, तो वो बहुत उत्साहित होता था बाहर जाने के लिए। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे। कहने का मतलब कि नीलकंठ और राधा को वसंत ऋतु बहुत प्रिय थी, और उनको जैसे ही बादलों की घटा घेरती थी, बादलों के उमड़ने की आहट उन्हें मिल जाती, वे समझ जाते थे और वातावरण में जाने के लिए उतावले हो जाते थे। तब उनकी मंद केका की गूंज अनगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। तो जैसे ही बादल घेरते थे, उन बादलों के घेरते ही मोर अपनी आवाज़ में, मोर और मोरनी एक के बाद एक लगातार कूकने लगते थे। लगता था उन बादलों के पानी उमड़ने तक के जो समय था, उस बीच में वे प्रकृति में कूक कूक कर अपना स्वर जो है भर देते थे, जिसको देखकर ऐसा लगता था कि प्रकृति का प्रेम उनके स्वर में एक एक आवाज़ के उतार चढ़ाव में सुनाई पड़ रहा है। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उनके तन्मय नृत्य का आरंभ होता, और जैसे ही घटा घेरती, बादलों से गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगती, बिजली चमकने लगती, नीलकंठ जैसे मतवाला होकर अपने पंखों को मंडलाकार फैलाकर एक एक कदम चलते हुए धीमे धीमे से थिरकने लगता था। जैसे लगता था कि बादलों ने अपने आने की सूचना उसे पहले ही दे दी है। वो मतवाला हो जाता था और थिरकना प्रारंभ कर देता था। यद्यपि राधा नीलकंठ की तरह खुलकर नृत्य तो नहीं कर पाती थी, मगर जब नीलकंठ नृत्य की मुद्रा में आ जाता तो राधा कभी दाहिने से बाएं और कभी बाएं से दाहिनी ओर आ जाकर उसके पंखों को छूती हुई उसकी ताल में ताल मिलाकर
मनोरंजन करने लगती, यानी स्वर में स्वर मिला करके जैसे उस आवाज में अपनी आवाज मिलाने की कोशिश कर रही हो। तो धीरे धीरे नीलकंठ के नृत्य का वेग अधिक बढ़ता जाता और जैसे जैसे बादलों की गड़गड़ाहट तेज होती वैसे वैसे नीलकंठ का जो नृत्य रहता था उसमें भी तेजी आ जाती थी। अब और उसके केका का स्वर उतना ही मंद से मंदतर होता जाता था। राधा नीलकंठ को बोलते और नीलकंठ को नृत्य करते देखकर अपने स्वरों को धीमा करती और वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर पंख और बाएं पंख को बाएं पंजे पर, यानी कि जब वर्षा थम जाती और पूरी तरीके से नीलकंठ वर्षा में नृत्य करते करते मतवाला हो जाता और थमने के बाद वो अपने पंखों को सुखाता, बाएं तरफ के पंख को बाएं पंजे पर फैला देता और दाएं तरफ के पंख को दाएं पंजे पर फैलाकर वो सुखाने की कोशिश करता। अब राधा उसके पंखों से पानी की बूंदों को मोती की तरह चुनती और खेलती। तो ये दिखाया है, लेखिका ने यहाँ ये दिखाया है कि जिन जीव जंतुओं को हम पालते हैं उनके स्वाभाविक गुणों को भी हमें देखने को मिलता है, वो देखते हैं। तो राधा और नीलकंठ का जो था कि घटा को घेरते ही मतवाला हो जाना या मतवाला होकर के वो बिल्कुल प्रसन्न होकर के नृत्य करने लगते थे। तो लेखिका को ये सारी चीज़ें नीलकंठ की बहुत भाती थी, बहुत अच्छी लगती थी और नीलकंठ प्रसन्न मुद्रा में इधर उधर इतराता हुआ ठुमकता रहता, क्योंकि वसंत के आते ही नीलकंठ बिल्कुल मतवाला हो जाता था। वर्षा ऋतु तो उनकी प्रिय ऋतु थी ही। आपने भी देखा होगा कि जब वर्षा के बादल घेर लेते हैं, घटाओं से पूरा आकाश जो रहता घिर जाता है या रिमझिम कभी थोड़ी बहुत बारिश भी होती है, तो मोर जो कहीं पत्तों में कहीं जंगलों में घने जंगलों में छिपे होते हैं वो अचानक जमीन में उतर करके पंखों को धीरे धीरे फैलाना शुरू कर देते हैं और नृत्य की मुद्रा में आ जाते हैं। ये इनका बिल्कुल स्वाभाविक रूप होता है और लेखिका ने उसी स्वाभाविक रूप का वर्णन यहाँ पर किया है। अब वे दोनों एक दूसरे के पंखों को टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते थे। देखिए कहा है कि दोनों एक दूसरे के पंखों के पानी की बूंदें सोखने की कोशिश करते। राधा नीलकंठ के पंखों को सुखाने की कोशिश करती और नीलकंठ राधा के पंखों से पानी की बूंदों को निकाल कर सुखाने की कोशिश करता। तो इस तरह से दोनों ही बिल्कुल एक दूसरों के पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। अब यहाँ तक की कथा तो लेखिका ने नीलकंठ और राधा की बताई और नीलकंठ और राधा का जो प्रेम था अनोखा था। सारे जीव जंतु आने जाने वाले लोग इस चीज की अनुभूति करते थे। लेकिन लेखिका ने एक पंक्ति यहाँ पर जो लिखी है कि इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। यानी आनंद के इस उत्सव में सुंदर प्रेम के अवसर पर
एक जो बेमेल स्वर बजा या से आनंद के विपरीत स्वर बजा, उसके पीछे जो करुण कथा थी, उस कथा को भी लेखिका यहाँ पर स्पष्ट करना चाह रही हैं कि वो कैसे हुआ। यानी राधा और नीलकंठ के जीवन में जो प्रेम था अचानक कैसे परेशानी में बदल गया, उसके पीछे करुण कथा ये थी कि लेखिका ने एक दिन और बड़े मियाँ के दुकान से एक मोरनी को खरीदा था। अब मैं उसकी कथा आपको अभी बताऊंगी। उसके पहले मैं जो एक शब्द है आनंदोत्सव, उसका संधि विच्छेद करके आपको बता देती हूँ। शब्द है आनंदोत्सव। तो यहाँ कौन से दो शब्द हैं मैं वो आपको बता दूं। आनंदोत्सव, इसका संधि विच्छेद है, शब्द है आनंद प्लस उत्सव। ये उसका शब्द है जिसको मिलाकर आनंदोत्सव शब्द बना है। अब इसकी वो बेमेल स्वर कैसे बज उठा नीलकंठ के जीवन में, उसकी कथा मैं अब आपको बताने चल रही हूं। एक दिन की बात है कि किसी काम से लेखिका नखास कोने से, जहां बड़े मियाँ की दुकान थी, वहां से निकल रही थी कि अचानक बड़े मियाँ ने पहले के समान ही कार के सामने जाकर कार को रोक लिया। तो उन्होंने कार को रोका और उनसे बात करने के लिए उत्सुकता दिखाते हुए कहा कि इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी। ये लेखिका सोच के चली थी कि बड़े मियाँ जब रोकते हैं उन्हें, तब कोई ना कोई पक्षी जीव जंतु उन्हें पकड़ा देते थे। तो उन्होंने अपनी सोच लिया था कि अगर मैं बड़े मियाँ की दुकान की तरफ से निकलूंगी तो भूल करके भी उनकी दुकान की तरफ नहीं देखूंगी। और संकल्प तो कर लिया था, लेकिन जैसे ही वो बड़े मियाँ की दुकान के पास उधर बढ़ती हैं, बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी, उसे अनदेखा करना कठिन था। अब उन्होंने दृढ़ संकल्प तो किया था कि इस बार कुछ भी हो जाए, किसी भी पक्षी को मैं बड़े मियाँ के यहाँ से नहीं लूंगी। लेकिन बड़े मियाँ के चेहरे पर ध्यान देते हुए, कानों में बंधे ऐनक पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए वे जब आगे बढ़ रही थी, तो अचानक उनकी निगाह उनके पैरों के पास पड़ी मोरनी पर चली जाती है। जबकि उन्होंने सोच रखा था कि कुछ भी हो जाए, मगर इस बार वो किसी भी जीव जंतु को नहीं लाएंगी। लेकिन बड़े मियाँ के पैरों के पास पड़ी मोरनी को वो अनदेखा भी ना कर सकी। मैंने आपको एक दिन बताया था ना कि उनका स्वभाव था, किसी भी जीव जंतु को जब वो कष्ट में देखती तो बदले में उन्हें भले कितना भी कष्ट हो, वे उसे उठा लाती थी और उसकी देखरेख करना, उसको खिलाना पिलाना, सब कुछ करती थी। तो मोरनी राधा के समान ही थी
उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। अब उन्होंने देखा कि बड़े मियाँ के पैर के पास जो मोरनी पड़ी है वो बिल्कुल पैरों से बंधी है, पैरों के पंजे उसके टूटे हुए हैं और वो खड़ी भी नहीं हो पा रही। उसे देखकर उनके मन में बड़ी दया का भाव उमड़ जाता है। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। अब बड़े मियाँ की भाषण रेल फिर प्रारंभ हो गई। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ीमार ने बेचारी का क्या हाल किया है। अब बड़े मियाँ के तो बोलने का तरीका ही यही था कि वो गुरुजी से ऐसे ही दिखाते थे। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी तो यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूं। बड़े मियाँ का स्वभाव था कि वो अपनी बात को सीधी तरीके से नहीं कहते थे। वे अपनी बात को घुमा फिरा कर ऐसे रखते थे कि जिससे लेखिका प्रभावित हो जाती थी और फिर वो उसे उस जीव जंतु को भी घर उठा लाती थी। तो उन्होंने कहा कि अब इस पंजों से टूटी हुई मोरनी को मैं आपको तो ले जाने को कहूँगा नहीं, और अभी आप आ गई, मैं आपसे बात करने लगा, नहीं तो मैं इस मोरनी को उसी के सिर पर पटक देता कि ले जाओ इसको यहाँ से। तो बड़े मियाँ ने ये सब बातें लेखिका के सामने रख दी और साथ ही कहते कि मैं आपसे तो कहूँगा नहीं कि आप इसको ले जाइए। सारांश कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि सारांश ये था उनकी बात का कि उन्होंने अपनी बात को घुमा फिराकर ऐसे रखा लेखिका के सामने कि लेखिका बिल्कुल समझ नहीं पाती और अंततः 7 रुपए देकर वो उस टूटे पंजों वाली मोरनी को भी घर उठा लाती हैं। अब जब एक बार फिर उन्होंने उस घायल मोरनी को लाती हैं और अपनी अगली सीट पर उसको रखवा लेती हैं फिर गाड़ी के, और धीरे से घर में लाती हैं। पढ़ने लिखने का उनका जो कमरा था वो बिल्कुल अस्पताल में बदल गया। पंजों की मरहम पट्टी करना, उनकी देखभाल करना, 1 महीना बीतते बीतते उन्होंने उस टूटे पंजों वाली मोरनी की इतनी दवा की, इतना ध्यान दिया कि वो महीने भर में अच्छी होने लगी। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु उस टूट जैसे पंजों पर वो डगमगा कर चलने लगी, जो बिल्कुल नहीं खड़ी हो पा रही थी। लेखिका ने उसकी इतनी सेवा की कि सेवा के बाद वो अच्छी तरह तो नहीं, लेकिन उस पंजों पर वो थोड़ा डगमगा कर चलने लगी थी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। अब जब कुछ दिन बीत गया, महीने 2 महीने, लेखिका ने उस मोरनी की सेवा कर ली। तब लगा कि अब ये मोरनी भी बड़ी हो रही है, इसे भी अब अलग स्थान पर रखना चाहिए। तो उन्होंने उस मोरनी को भी जाली घर में पहुंचा दिया। क्योंकि थोड़ी पैरों से अपंग थी, डगमगा कर चलती थी, तो लेखिका ने उसके रूप और आकार के हिसाब से ही उसका नाम रख दिया कुब्जा। अब एक और कहानी में नया सदस्य जुड़ गया। नीलकंठ और राधा के अलावा वो आ गई कुब्जा। नीलकंठ और राधा तो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, लेकिन कुब्जा को नीलकंठ और राधा का ये प्रेम बिल्कुल नहीं भाता था। तो उसे ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था कि वो इस तरह से साथ साथ रहें।
नाम के अनुरूप ही वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब लेखिका ने जैसा उसका नाम रखा था ठीक वैसा ही उसका गुण हो गया था। अपने क्रूर स्वभाव के कारण वो नीलकंठ और राधा को कभी भी साथ नहीं रहने देना चाहती थी, और जब कभी वो नीलकंठ और राधा एक साथ रहते तो उसे बहुत खराब लगता। वो मार मार के चोंच से राधा को तंग करती, उसे नीलकंठ के पास से भगा देती, कभी भी साथ नहीं रहने देती थी। और उसका स्वभाव ऐसा था कि किसी भी जीव जंतु के साथ उसका प्रेम व्यवहार बढ़ नहीं सका। यद्यपि कुब्जा को नीलकंठ से बहुत प्रेम था और वो राधा को बिल्कुल भी नीलकंठ के करीब नहीं जाने देना चाहती थी। इसलिए जैसे ही नीलकंठ और राधा एक साथ उसे दिखते वो राधा को मारने लगती। वो चाहती थी कि राधा को यहाँ से हटा दिया जाए, किसी भी रूप में वो वहां ना पहुंचे। धीरे धीरे वो नीलकंठ के समीप आने की चेष्टा करने लगी। इसी बीच एक दिन ऐसा होता है कि राधा ने 2 अंडे दिए और उन्हें पंखों में छिपाए हुए बैठी रहती थी, क्योंकि उसे कुब्जा से बहुत डर था। कुब्जा को जैसे ही इस बात का पता चलता है कि राधा ने 2 अंडे दिए हैं, वो राधा को परेशान करने के लिए चोंच से लगातार उस पर प्रहार करती, मारती रहती, ढकेलती, और अंततः उसने अंडों को भी फोड़कर अपने पैरों से छितरा दिया, अपने स्वभाव का प्रदर्शन दिखा दिया। इस कलह कोलाहल से उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। अब राधा को इस तरह से परेशान करने पर कुब्जा बार बार राधा को इस तरह जब परेशान करती तो नीलकंठ को ऐसा लगने लगा कि उसके प्रेम का अब अंत हो गया है। कई बार वह जाली के घर से निकल भागता और इस कलह कोलाहल से दूर होकर के कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं के बीच छुपा बैठा रहता, निकल कर ना आता। लेखिका को जब इस बात का आभास हो जाता कि नीलकंठ नाराज होकर छुप गया है तो उसे पुचकार कर उतारती और ले आती और अपनी खिड़की के शेड पर बिठा देती। वही शेड पर वो छिपा रहता। जब लेखिका उसे दाना देने जाती तो सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर वो खड़ा हो जाता, पर राधा और नीलकंठ के प्रेम के समय नीलकंठ के अंदर की जो चंचलता थी वो कुब्जा के आने के बाद जैसे उसके भीतर एक थकावट हो गई थी, उसका चंचल स्वभाव बदल गया था और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अब लेखिका को ये लगता है कि संभवतः कुछ दिन व्यतीत होते होते, कुछ दिन और अगर व्यतीत हो जाएंगे तो संभवतः नीलकंठ राधा और कुब्जा के साथ आश्वस्त होकर के आराम से रहने लगेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा तो नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चे को पंखों में छिपाकर बैठता था।
एक दिन जब पहुंचती हैं तो देखती हैं कि जमीन पर बैठा हुआ नीलकंठ अपने पंखों को फैलाए हुए है। ऐसा लग रहा था जैसे वो शिशु खरगोश को उष्णता देने के लिए जैसे पंखों को फैलाकर जमीन पर बैठा था, ठीक वैसे ही पड़ा है। और लेखिका ने जब उसे कई बार पुचकारा, बुलाया, तो भी वो नहीं उठता। तो लेखिका को संदेह हो जाता है कि जो नीलकंठ पिछले 3-4 महीनों से उदास, शून्य और बिल्कुल थकावट से भरा हुआ चलता था, संभवतः नीलकंठ मर गया। इस लेखिका के मन में ये आता है, परंतु इसका उत्तर उन्हें नहीं मिलता कि आखिर नीलकंठ क्यों मर गया। न उसे कोई बीमारी थी, न उसके रंग बिरंगे फूलों के जैसे सुंदर शरीर पर कोई चोट के निशान थे। लेकिन नीलकंठ का अंतिम समय आ गया था और उसने अंतिम सांसें अपनी गिन करके जमीन पर बिल्कुल पड़ा था। अब लेखिका को लगा कि इस नीलकंठ को भी ले चल के गंगा की धारा में प्रवाहित कर देना चाहिए। तो वे उसे उठाती हैं, अपने शॉल में लपेटती हैं और ले आकर के गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित करती हैं। जब वे नीलकंठ को गंगा की धार में डालती हैं तो उसके पंख गंगा की धारा पर ऐसे फैल जाते हैं कि जैसे साक्षात मोर अपने पंखों को फैलाकर रखता है। पानी में पड़ते ही वे पंख फैलकर चंद्रमा की अर्ध आकृति बना करके जैसे पूरे जल तरंग को घेर लेते हैं। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो बिल्कुल कई दिनों तक किसी कोने में पड़ी रही, वो वहां से निकलती ही नहीं थी। और कुब्जा ने भी शोर मचा मचाकर उसे खोजना ढूंढना आरंभ किया था। खोज के इस क्रम में जब जाली का दरवाजा कभी खुला मिल जाता तो बाहर निकल आती और बाग बगीचे, आम, अशोक, कचनार जैसे पेड़ों की शाखाओं के बीच बीच नीलकंठ को ढूंढा करती थी। नीलकंठ के बिना वो बेचैन रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली यानी लेखिका की जो एल्सेशियन कुत्ते का बच्चा था वो सामने पड़ गई और स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार कर दिया। कुब्जा तो अपने स्वभाव से बिल्कुल लाचार थी, किसी भी जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम नहीं था। तो और नीलकंठ के चले जाने से कुब्जा भी बेचैन थी। सामने जब कजली पड़ जाती है तो उसने अपनी चोंच से कजली पर प्रहार किया तो कजली ने भी अपने 2 दांत उसे गड़ा दिए, गर्दन पर लगा दिए। इस प्रकार कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया वो मेरे लिए विशेष महत्व था। यानी इस लड़ाई झगड़े और कोलाहल के बीच लेखिका को विपरीत स्वभाव वाले पक्षियों के रहन सहन का ढंग पता चल गया कि कैसे इनका जीवन होता है, कैसे ये रहते हैं। ये सारी चीजें उन्हें पता चल गई। राधा अब भी प्रतीक्षा में दुकेली थी, बिल्कुल अकेली बैठी रहती थी। आषाढ़ के महीने में जब आकाश में बादल छा जाते तो कभी वो झूले पर, कभी अशोक की डाल पर तेज तेज आवाज करके नीलकंठ को पुकारने लगती थी और जैसे लगता था कि नीलकंठ के बिना उसका जीवन हमेशा हमेशा के लिए अकेला हो गया है। महादेवी वर्मा को विपरीत स्थितियों में कैसे जीव जंतुओं के प्रति प्रेम होता है और कैसे प्रेम के बीच दुराव आ जाता है, इसकी अनुभूति उन्होंने नीलकंठ, राधा और कुब्जा को देख करके
साथ ही साथ जो अन्य जीव जंतु थे उनके स्वभाव से तालमेल खाने से उन्होंने इस सब को अच्छी तरह पहचान लिया था और नीलकंठ के जाने से वे बहुत दुखी हो गई थी। तो इस तरह से उन्होंने नीलकंठ जो कहानी लिखी वो उस मोर के नन्हे से बच्चे से लेकर नीलकंठ बनने की जो प्रक्रिया थी उस पूरे जीवन को उन्होंने अपनी इस कहानी में दिखाने की कोशिश की है कि कैसे राधा के साथ उसका जो सुनहरा जीवन था वो कुब्जा के आते ही कितना दुखी हो गया और अंततः कुछ ही दिनों के बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो नीलकंठ कहानी जो थी महादेवी वर्मा की एक बहुत ही सुंदर कहानियों में है, जिसमें जीव जंतुओं के प्रेम को उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। तो मैंने आपको ये नीलकंठ कहानी पूरी समझा दी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।